एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th सीबीएसई के फिजिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोगों ने आज चैप्टर सेलेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हम इस सेशन के थ्रू आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के कुछ बेसिक्स बातों का। अगर बात करें तो फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच होता है, जानते हैं। तो साइंस का एक ब्रांच होता है फिजिक्स। अब फिजिक्स में हम लोग जनरली वैसे चीज़ों को डील करते हैं, जैसे 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ के आया, मोशन पढ़े, एनर्जी पढ़े, वर्क पढ़े, फोर्स पढ़े, ETC और सारे चीज़ पढ़े फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में हम लोग जनरली, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में जनरली हम लोग ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चीज़ जैसे नेचुरल फिनोमिनन हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ, एनीथिंग जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। इमेजिन करो जिसको टच कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी को वैसे टच करने नहीं चले जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। ऐसे सारे इक्विपमेंट, ऐसे सारे सुविधाएं जिसको हम लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे देन फिजिक्स की है। और कहें मैथ्स का एप्लीकेशन भी फिजिक्स में लगता है। तो इस कारण से हम लोग 9th क्लास और 10th क्लास में जो फिजिक्स बनाए होंगे उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने को मिला होगा। और 10th क्लास में भी फिजिक्स के साथ यही काम होने वाला है कि इसके साथ कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने को हम लोग को मिलेगा। तो हम लोग का पहला चैप्टर जो हम लोग 10th क्लास के बच्चे के लिए पढ़ाने वाले हैं, क्लास 10th के लिए है। ध्यान रखेंगे, ये क्लास 10th में पढ़ना है, क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्लास 10th के लिए है। और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर नहीं भी पढ़ें तो हम लोग बात करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन का दिया हुआ था। न्यूटन, आइजैक न्यूटन का दिया हुआ था। न्यूटन्स का लॉ भी कहते हैं। न्यूटन्स लॉ में जब हम लोग पढ़े थे, 3 गो लॉ पढ़े थे, पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ करके पढ़े थे, 3 लॉ पढ़े थे। तो उसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी भी न्यूटन्स का ही दिया हुआ लॉ है। लेकिन बात यहाँ करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी ये हेवलीज बॉडी यानी कि आकाशीय पिंडों पर लागू होता है। ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा था, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 हो और एक अनदर ऑब्जेक्ट जिसका मास m2 हो, समझने का कोशिश कीजिएगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं r हो, ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी का स्टेटमेंट होता है कि m1 के द्वारा लगने वाला फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय m1, द फोर्स अप्लाइड बाय m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट। मतलब m1 इंटू m2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहला इक्वेशन इन्होंने ये दिया था। दूसरा इक्वेशन अगर बात करें तो फोर्स के बारे में इन्होंने कहा था कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दूसरा इक्वेशन था, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद हमको एक फाइनल इक्वेशन मिला था, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने के लिए हम लोग F इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, इस फार्मूला का यूज़ करते हैं, जहाँ g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 6 पॉइंट, जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वो हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में। किसमें पढ़े थे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में। तो इस लॉ का यूज इलेक्ट्रिसिटी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था कूलम्ब्स। उन्होंने इसी लॉ का इस्तेमाल किया और उन्होंने इस लॉ का इस्तेमाल करके 2 चार्जेस के बारे में उन्होंने डील किया था। 2 चार्ज, हम लोग कौन कौन से चार्ज के बारे में बात करें तो 2 चार्ज के बारे में उन्होंने बात किया था। चार्ज को उन्होंने डिफाइन किया कि चार्ज के बारे में उन्होंने बताया, इसको मिटाते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, रब करो,
ठीक है, इसको रब करते हैं। बात करते हैं कि कूलम्ब्स ने जो कंसेप्ट बताया उसमें चार्ज के बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, किसके बारे में बताया? चार्ज के बारे में बताया। तो चार्ज के बारे में उन्होंने डिटेल किया कि चार्ज क्या होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड चार्ज। उन्होंने क्या बताया? कॉल्ड चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर कॉल्ड चार्ज। और चार्ज को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, एक था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और एक था निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को अगर कहें तो Q है, निगेटिव चार्ज कहें तो -Q है। सीधा सी बात है। या इसे स्मॉल लेटर में देखो Q, ये -Q चार्ज है। चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, ध्यान रखेंगे। तो Q इक्वल टू, अगर बात करें अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज कितना होगा तो Q इक्वल टू N इंटू E बोला जाता है। क्या बोला जाता है? N इंटू E, जहाँ N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ध्यान रखेंगे, माइनस में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा माइनस में होता है। और यही पूछा जाए एक प्रोटॉन पे कितना होता है, तो 1 प्रोटॉन पे भी यही चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल है, ध्यान रखेंगे। एटम के पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन है और निगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन हैव चार्ज यही 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ध्यान रखेंगे। तो ये चार्ज के बारे में था। तो चार्ज के बारे में सबसे पहला कंसेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे कूलम। उन्होंने चार्ज के बारे में यूनिवर्सल लॉ, या कह सकते हैं चार्ज को स्टेबल करने के लिए दुनिया में बहुत सारे फोर्सेस को डिफाइन किया गया। वैसे जनरली 3 तरह के फोर्स को माना जाता है। एक होता है फिजिकल फोर्स, ठीक है। फिजिकल फोर्स में ही हम लोग अगर बात करें तो फिजिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इस तरह का बहुत सारे फोर्सेस के बारे में डिटेल किया गया हुआ है। लेकिन बात करें यहाँ पर तो चार्ज के बारे में, 2 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में इन्होंने एक बात बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा और निगेटिव चार्ज यानी कि अपोजिट चार्ज, ध्यान रखेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। जैसे पॉजिटिव और निगेटिव 2 चार्जेज होंगे, या निगेटिव या पॉजिटिव होंगे, ये दोनों में अट्रैक्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? अट्रैक्शन, ठीक है। तो अट्रैक्शन दिखेगा। तो अट्रैक्शन दिखने के लिए हम लोग बात किए थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में सिर्फ अट्रैक्शन ही दिखता है, रिपल्सन का कोई केस बनता ही नहीं। वहाँ पर रिपल्सन तो होता नहीं कि एक पिंड दूसरे पिंड को या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपल्स कर दिया जाए, ऐसा तो होता नहीं था। वहाँ सिर्फ अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहीं पर अगर कह दिया जाए सेम चार्ज, दूसरा कंडीशन अगर समझा जाए सेम चार्ज, तो जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव 2 सेम चार्ज है, निगेटिव और निगेटिव 2 सेम चार्ज है, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन दिखाएंगे, मतलब रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेंगे, ये रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इनके बीच में रिपल्सन दिखेगा, ये रिपेल करेंगे, ध्यान रखेंगे इतना बात कि ये रिपल्सन दिखाएंगे, रिपेल ईच अदर, यानी कि ये रिपल्सन दिखाएंगे, ठीक है। इतना दूर नोट कर लीजिए। अगर हम बात किए हैं चार्ज का, तो चार्ज में हम लोग बात किए हैं चार्ज में कि चार्ज 2 तरीका का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज
और एक निगेटिव चार्ज। तो इसमें रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों दिखाता है। तो पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज क्रिएट होता कैसे, जस्ट मान लेते हैं किसी भी, जैसे हम लोग बचपन में देखे होंगे कि है ना, कॉम्ब को हेयर में रब करने के बाद उसको पेजेस के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे इस पेन को अगर हम अपने हेयर में रब करने के बाद इसको टुकड़े के पास ले जाऊं तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स क्या, कि इसको किसी ना किसी पार्टिकल से अगर रब की हैं तो इसके पार्टिकल चार्ज हो गए हैं। तो चार्ज हो गए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, या निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इन दोनों में डिफरेंसेस ये होता है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल किसी चीज़ को गेन करता है। निगेटिव है, अगर मान लेते हैं किसी पर निगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, पार्टिकल्स को गेन करने का कोशिश करेगा, कि गेन करेगा कि मेरे में आके अट्रैक्ट हो जाए। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो रिपेल करेगा, कि वो, या कह सकते हैं वो डोनेट करेगा। हम लोग जानते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और अट्रैक्शन के थ्रू बना लेगा। तो इस तरीक़ा से अगर गेन और डोनेट की कंडीशन से बात करें तो कुछ मटेरियल होते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज़, ये गुण पाए जाते हैं कि वो किसी चीज़ को गेन कर सकते हैं और किसी चीज़ को डोनेट कर सकते हैं। तो जिसमें हम लोग सबसे पहला बात, अगर मेटल के बारे में बात करें जाए तो इसमें हम लोग जनरल बात याद रखेंगे, मेटल ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जनरली ये क्या करते हैं कि अपने थ्रू चार्ज को, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बढ़ा देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवा देते हैं। जाओ मेरे से, जैसे जस्ट इमेजिन मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल्स है मेटल का, ठीक है, इसमें ये पार्टिकल्स हैं, मेटल का पार्टिकल्स है, इसमें कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निश्चित होता है, ध्यान रखना, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं है, ठीक है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं है, अरेंज नहीं है, कहीं कहीं भी है, इलेक्ट्रॉन है। जानते हैं कि मेटल में ये मेटल है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, मेटल है, मेटल में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग बताए हैं कि अभी कोई भी फिजिकल फोर्स यानी कि आउटसाइडर फोर्स लगाएंगे, इसको रब करेंगे तभी अट्रैक्ट करेगा। तो जस्ट इसी तरह अगर इसमें कोई फिजिकल फोर्स मतलब आउटसाइड से कोई इलेक्ट्रॉन इसको सपोर्ट करवाएंगे, जस्ट इमेजिन मान लेते हैं कि आउट सोर्सेज से 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें फ्लो करवाएं, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें जैसे ही फ्लो करवाएंगे, जैसे ही फ्लो करेगा 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, इसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब एक अरेंजमेंट ले लेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई मेटल आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सीमित होगा, निश्चित होगा, बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, डोनेट कर सकता है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम दिए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटपुट के थ्रू भी निकाल देगा, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम इसमें भेजेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको स्ट्राइक करेगा, खट 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 स्ट्राइक करेगा, खट 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 स्ट्राइक करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया आउटपुट में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटपुट में निकला, यही हुआ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग बात कर चुके हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज कहलाता है। और किसी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक मेटल एक कंडक्टर होता है, मेटल क्या होता है, एक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो कर गया, तो हम लोग उसको करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, थ्रू ए कंडक्टर। किसके थ्रू, कंडक्टर के थ्रू। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को I से। I बराबर होता है कि 1 सेकेंड में, समझते हैं कि चार्ज 1 सेकेंड में कितना फ्लो किया, तो Q/T से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ Q चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, T टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का इसका ऐसा यूनिट एम्पियर माना जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नोट कर लो। ठीक है।